जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट 25 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, जो 25 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? पहला प्रश्न, चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कहा गया है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों महाराष्ट्र में जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। ये आप याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बांधवगढ़ लिखा गया है तो ये मध्य प्रदेश में है। और दंडेली वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका कर्नाटक में है। तो ये आप याद रखना, दंडेली कर्नाटक, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और बांदीपुर कर्नाटक, तड़ोबा अंधारी महाराष्ट्र। क्लियर? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मई 1960 में महाराष्ट्र बना था। और उत्तर प्रदेश के बाद भारत में सबसे ज़्यादा आबादी जो रहती है वो कहाँ रहती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है आबादी के मामले में। क्लियर दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था वो 1973 में आया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑस्कर प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? दोस्तों ऑस्कर प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय व्यक्ति थे वो थे आपके भानु अथैया। ये महिला थी, भानु अथैया। दोस्तों 1982 में फिल्म गांधी में गांधी जी की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो ये आप याद रखना, भानु अथैया ये पहले भारत के भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ठीक है दोस्तों ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, आप याद रखना। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। ये हर साल अमेरिका में मिलते हैं, यूएसए में मिलते हैं ऑस्कर अवार्ड, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा, इसको बोला जाता है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है ये हमारी आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है। तो आप याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्लियर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए जब ब्लड आँखों का डोनेशन होता है, आँख नेत्रदान करने में, दोस्तों नेत्रदान करने में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है। क्लियर दोस्तों रेटिना लिखा गया है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, उल्टा होगा साथ साथ वास्तविक होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा और वास्तविक होता है, आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा है मानव की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है, तो 576 मेगापिक्सल की होती है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया था कि आंतरिक संरचनाओं की रक्षा कौन करता है? स्केला करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? दोस्तों प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो एमिनो अम्लों से होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों से होता है, आप याद रखना। दोस्तों आज ये मैं जो मॉक टेस्ट आपको करा रहा हूँ, आज 27 फरवरी है और 27 फरवरी को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस भारत में कब होता है? दोस्तों आज हम राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मना रहे हैं 27 फरवरी को, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दालें और ग्लूकोज किसका स्रोत है? दोस्तों दालें और ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं, सोयाबीन, दालें और सोयाबीन ये प्रोटीन का स्रोत होते हैं, ये आप याद रखना। और प्रोटीन की कमी से आपको दो रोग होंगे, एक मरेस्मस और एक क्वाशियोरकोर। मरेस्मस और क्वाशियोरकोर ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, बहुत आता है एग्जाम में कि क्वाशियोरकोर और मरेस्मस किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की। तो आपसे पूछा गया था कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो अम्लों से होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 5, क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को किस देश से लिया है? दोस्तों स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, तो ये फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। कनाडा के संविधान से दोस्तों हमने संघ की अवधारणा ली है, साथ साथ भारत में जो राज्यपाल का पद आया वो कनाडा से आया है। और अवशिष्ट सूची का विचार भी कहाँ से आया? अवशिष्ट सूची का विचार आपका ये कनाडा से लिया गया है।
क्लियर दोस्तों। दोस्तों आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, डीपीएसपी लिए हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए हैं। और ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, सीएजी का पद, अटॉर्नी जनरल का पद और बहुत सारी चीज़ें, रिट बर्ड जो हमने लिया वो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। क्लियर दोस्तों। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, फ्रांसीसी संविधान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 गीगाबाइट निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सबके बराबर है। दोस्तों 1 गीगाबाइट के बारे में बताना है कि तो अगर आप छोड़ दें कि 1 ट्रिलियन बाइट, इसको छोड़ के बाकी 1000 मेगाबाइट, मिलियन किलोबाइट, 1 टेट्राबाइट का 1000वां हिस्सा, ये सही जवाब है आपके, लेकिन ये आपका गलत है। ये आप याद रखना, 1 ट्रिलियन बाइट इसका सही आंसर नहीं है, बाकी ये सबके बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी। दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो शुरू किया गया था, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों राज्य हड़प नीति के सबसे पहली बार जो मतलब रियासत कैप्चर की गई थी 1848 में, वो थी आपकी सतारा। तो सतारा रियासत को सबसे पहली बार कैप्चर किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उसके बाद में जैतपुर, संबलपुर, उसके बाद में बगहाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, इन सबको मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा गया। दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। और डलहौजी के टाइम में भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत भी की गई थी, आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग है, ये भी आप याद रखना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, दोस्तों इसने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। भारत में सती प्रथा का अंत करने वाला जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, आप याद रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। क्लियर। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। न्यूनतम मजदूरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। दोस्तों न्यूनतम मजदूरी के लिए जो गलत होगा तो देख लेते हैं। एक न्यूनतम वेतन नियम सभी अकुशल श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगा, यही गलत है दोस्तों। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये आप याद रखें। आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम वेतन नियम से सभी अकुशल श्रमिकों को लाभ पहुंचे, तो यही कथन गलत है। बाकी आपके सारे कथन ऑप्शन बी भी आपका सही है। क्लियर। क्वेश्चन संख्या 9 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 9 कहा गया इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। दोस्तों ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है। तो आप देखें ऑप्शन में क्या क्या आपका ब्रोमाइड लिखा गया, OF2 लिखा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों ओजोन परत को क्षति पहुँचाने वाली जो वो हानिकारक गैस है वो है आपका CHClF। ठीक है, CHClF, ये आप याद रखना। ये आपसे पूछा जाता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसी को हम CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ओजोन परत को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, वो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत आता है एग्जाम में, तो कभी क्वेश्चन आए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए है, और ये 1987 में साइन किया गया था 16 सितंबर को, और 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन डे। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना ओजोन डे। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन लेयर जो होती है ये कहाँ पर मिलेगी आपको, तो समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में मिलती है, और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोक लेती है। क्लियर दोस्तों ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया था कि ओजोन परत को हानि पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अलगोर का ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र कौन सा था। दोस्तों अलगोर का जो आपका ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र है वो है आपका एन इनक्यूवेनिएंट ट्रुथ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 ऑस्कर जीते थे इसने। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। दोस्तों सूर्य से निकटता के चलते शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल होते हैं। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा गया, शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा किसे कहा गया, तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा गया। दोस्तों पृथ्वी की बहन ये शुक्र को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। और सौंदर्य का देवता भी शुक्र को कहा गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए
कि ऐसे दो उपग्रह कौन से जिनका मतलब ऐसे दो ग्रह कौन से जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो एक बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखना दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 हैं वर्तमान में। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, ये भी आप याद रखना। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सन 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? दोस्तों सन 1799 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, टीपू सुल्तान। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आपको पता है कि टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? मैसूर का शेर। मैसूर का शेर किसे कहा गया? दोस्तों टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और टीपू सुल्तान फ्रेंच क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उससे प्रेरित था, ये भी आप याद रखें। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 13 दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 13, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की गई थी और ये अहमदाबाद में था। मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मोहनदास करमचंद गांधी। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जो साबरमती आश्रम है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? चार्ल्स कोरिया ने। चार्ल्स कोरिया एक अंग्रेजी वास्तुकार थे, इसके द्वारा जो आपका ये साबरमती आश्रम था, इसका डिज़ाइन बनाया गया था। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो साबरमती आश्रम है ना, ये साबरमती नदी का नाम है। ठीक है, नदी का नाम है। गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी 1917 में। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है, ये भी आप याद रखना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और दूसरी बात आपको याद रखना है दोस्तों, जो महात्मा गांधी है ना, इनकी समाधि दिल्ली में है, राजघाट के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका सुभाष चंद्र बोस, इनकी जयंती हम 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब होता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को होती है चिल्ड्रन डे के रूप में। नेशनल चिल्ड्रन डे यानी कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को नेहरू जी की जयंती को हम बाल दिवस मनाते हैं। और इनकी किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका सरोजिनी नायडू, इनकी जयंती 13 फरवरी को होती है और ये हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तो 8 मार्च को होता है, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन। सरोजिनी नायडू ये भारत में पहली राज्यपाल बनी थी, आप याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अहमदाबाद आश्रम की स्थापना पूछी गई थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन सी। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? दोस्तों उत्प्रेरक की खोज की थी आपकी बर्जीलियस ने। ऑप्शन बी, उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी 1835 में। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था और ये बम्बई से हुआ था। ठीक है, बम्बई से हुआ था और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 9 अगस्त 1942 को ज्वाइन किया था। ये भी आप याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये आप याद रखें। अच्छा, किसके विरोध में शुरू हुआ था? दोस्तों देखो, क्रिप्स मिशन भारत में आया था और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी बम्बई से। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, 1942 अगस्त 1942। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, आप याद है, बंगाल पार्टीशन 1905। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों इजी प्रश्न है और आपको याद रखना है कि पंचायतों का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में, जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये भी आप याद रखना। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अगर हम ढांचे की बात करें तो ये 3 स्तरीय ढांचा है। ठीक है दोस्तों, 3 स्तरीय का मतलब क्या है कि सबसे अपेक्स बॉडी जिला पंचायत, फिर ब्लॉक समिति और फिर आपका ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत सबसे नीचे होती है, उसके बाद ब्लॉक समिति, फिर जिला पंचायत होती है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह संविधान संशोधन किया गया था और इस संविधान संशोधन के लिए हमने संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी है। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी है, ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखना। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसे प्राप्त है? दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की क्षमा को कम करना या परिहार करना, उसकी सजा का सस्पेंशन करना, ये शक्ति जो दी गई है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। आर्टिकल 72 में इस बात का उल्लेख है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का प्रथम नागरिक है और वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति जो है ये द्रौपदी मुर्मू है और ये भारत के इतिहास में पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और भारत में तीनों नेता मतलब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? भारत का राष्ट्रपति होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो शुरू लागू है भारत में वो अनुच्छेद 44 में लिखा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और गोवा भारत का इकलौता राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता वर्तमान में लागू है। याद रखिएगा, आर्टिकल 44 डीपीएसपी में आता है आपका, डीपीएसपी के तहत आता है आर्टिकल 44। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 क्या कहा गया? अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में किस खेल में स्वर्ण जीता था? दोस्तों, भारत के इतिहास में पहला ओलंपिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किसने जीता था? वो थे आपके अभिनव बिंद्रा। दोस्तों, अभिनव बिंद्रा ने भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया था 2008 में। 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। और ऑप्शन ए, निशानेबाजी अर्थात शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था और ये भारत का पहला स्वर्ण था। आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के इतिहास में पहला व्यक्ति जिसने ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता वो अभिनव बिंद्रा थे। 2008 में इन्होंने जीता था बीजिंग में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम क्या है? ए शॉट एट हिस्ट्री। बहुत आती है, रट लो, ए शॉट एट हिस्ट्री, ये किसकी आत्मकथा का नाम है? दोस्तों, अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। क्लियर? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लॉज़ेन में। और लॉज़ेन जो जगह है ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये भी आप याद रखें। और 23 जून को हम ओलंपिक दिवस मनाते हैं हर साल। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है, याद रखें। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में। नेक्स्ट प्रश्न, द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, द नेमसेक पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है झुम्पा लाहिड़ी ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। दोस्तों, सलमान रुश्दी, इनकी किताब है सैटेनिक वर्सेस। द सैटेनिक वर्सेस किसकी किताब है? दोस्तों, द सैटेनिक वर्सेस जो किताब लिखी गई है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, चेतन भगत की किताब है माई 3 मिस्टेक। याद रखिएगा, द नामसेक, झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, मोरिंगा ओलिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, मोरिंगा ओलिफेरा जो वैज्ञानिक नाम है ये आपका किसका है? तो दोस्तों, आप याद रखिए, ये सहजन का वैज्ञानिक नाम है। सहजन या इसको डोमेस्टिक भी बोलते हैं, डोमेस्टिक। ऑप्शन डी, डोमेस्टिक का वैज्ञानिक नाम है मोरिंगा ओलिफेरा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? लैटिन भाषा का। वैज्ञानिक नाम लिखने में लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखना। क्लियर? आप याद रखें, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बता दूं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है
और बरगद जो है इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस, ये भी आप याद रखें। फाइकस बेंगालेंसिस ये बरगद का नाम है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट में चलते हैं। चेराम कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों चेराम जो लोक नृत्य है इन ऑप्शन में वो है आपका मिजोरम का डांस है चेराम, याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। क्लियर। दोस्तों क्या आपको पता है कि मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य बना था, आप याद रखें। इसकी राजभाषा मिजो है, याद रखना है आपको। दोस्तों मिजोरम का एक त्यौहार आपको बताता हूँ, ये स्थापना जरूर याद रखना। मिजोरम का एक त्यौहार है चपचारकुट, बहुत आता है एग्जाम में। चपचारकुट ये बहुत पूछता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे गुजरात के मैं आपको दो डांस बता देता हूँ, एक गरबा और एक टिप्पानी। तो गरबा और टिप्पानी कहाँ के डांस है? तो गरबा और टिप्पानी गुजरात के डांस हैं। पांडिचेरी का कोई डांस है आपको याद हो? चलो पांडिचेरी का बात बताऊंगा। राजस्थान के घूमर राजस्थान में किया जाता है, कठपुतली राजस्थान में किया जाता है, उसके बाद में कालबेलिया राजस्थान में किया जाता है। तो बहुत सारे डांस है आपके, चरी है, चाकरी है, गैर है, उसके बाद में तेरह ताली है, तेरह ताली राजस्थान का बहुत आता है, तेरह ताली राजस्थान। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, आपसे पूछा गया चेराम डांस मिजोरम का है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। टेफ्लॉन नामक ब्रांड किसका बहुलक है? दोस्तों टेफ्लॉन जो ब्रांड है वो किसका है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये पॉलीटेट्रा फ्लोरीमेथिल नामक बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही जवाब है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन का बहुलक है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 24। गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों गांधीनगर राजधानी आपकी गुजरात की, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और भारत में ना राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। ठीक है, गांधीनगर को भारत की ग्रीन सिटी भी कहा जाता है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है ना, गिर नेशनल पार्क में एशियाई लायन मिलते हैं, आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों लौह स्तंभ जो है आपका ये मिलेगा कुतुब मीनार के मतलब आंगन में, मतलब ये मेहरौली में मिलेगा, और मेहरौली जो है आपका वो कुतुब मीनार के पास में है आपका। तो लौह स्तंभ जो है मेहरौली का लौह स्तंभ ये दिल्ली में है, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। और ये लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था मेहरौली का लौह स्तंभ। तो दोस्तों ये था आपका एक छोटा सा मॉक टेस्ट, 25 प्रश्नों का अभ्यास किया था हमने एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए। दोस्तों जल्दी मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो आपसे पूछना है कि साइंस का जो मॉक टेस्ट है, मैं आपको 1 तारीख से साइंस की पूरी सीरीज शुरू करेंगे, हम बहुत प्रश्नों का अभ्यास करेंगे साइंस के, और ये आने वाले आपके जितने भी एग्जाम होंगे जिनमें साइंस आएगा, चाहे वो बीएड एंट्रेंस हो, चाहे आपका यूपी रेडियो ऑपरेटर भर्ती हो, या सुपर टेट की भर्ती हो, सुपर टेट में भी साइंस आता है आपका, सबके लिए हम साइंस कवर करेंगे। तो आपसे पूछना ये है दोस्तों, इसका टाइम सुबह को रखें मॉर्निंग में, या फिर आपका दोपहर में रखें साइंस के लिए। और यूपी की जो डिमांड है आपकी उत्तर प्रदेश जीके के लिए, ये भी आप बताएं कि ये आप दोपहर में किसको रखना चाहते हैं, सुबह में किसको रखना चाहते हैं, क्योंकि यूपी जीके भी अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में आपको यूपी जीके पढ़ाना है। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि इनकी टाइमिंग क्या रखें, साइंस की और यूपी जीके की टाइमिंग क्या रखेंगे, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।